नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी तैयारी चल रही है DSSB PGT TGT हिंदी विषय से संबंधित, हमने DSSB के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी की शुरुआत की हुई है और अभी हाल ही में EMRS की अच्छी खासी PGT हिंदी के लिए भी वैकेंसी आ गई है। PGT हिंदी के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी आ गई है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है कि हमारी तैयारी के साथ साथ हमें एक एग्ज़ाम के लिए और मौका मिल रहा है, क्योंकि इसके DSSB और EMRS के सिलेबस में काफ़ी अंतर नहीं है। सिर्फ 2 टॉपिक ऐसी है जो DSSB में इंक्लूड है और EMRS में नहीं है। DSSB और EMRS के सिलेबस को मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया हुआ है, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। अब सवाल उठता है कि हमें इनकी तैयारी दोनों एग्ज़ाम की साथ साथ करनी है, क्योंकि DSSB का एग्ज़ाम भी कभी भी हो सकता है, वैकेंसियाँ कभी भी आ सकती है। कोई इसका हमें अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन हम इस भरोसे भी नहीं बैठ सकते, तो क्या पता DSSB की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तैयारी तो हमें DSSB की भी करनी है और EMRS तो है ही हमारे सामने। तो अब बात उठती है इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी कैसे करें। सबसे मेन बात होती है किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना। सबसे पहली बात, DSSB का जो हिंदी के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे वे 200 नंबर का होगा, यानी टोटल 300 नंबर का होगा। 100 नंबर का जनरल है और 200 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। इस 100 में से भी 20 नंबर की हिंदी और यहाँ पूछ ली जाती है। एक टोटल हो गए 220 नंबर की हिंदी DSSB में। और EMRS के अंतर्गत केवल इसमें 70 नंबर की हिंदी इंक्लूड की हुई है, प्लस सेकंड पार्ट में 10, टोटल 80 नंबर की हिंदी। अब 220 नंबर की का सब्जेक्ट और 80 नंबर का सब्जेक्ट, इसमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगा ही, क्योंकि अगर हम DSSB की तैयारी करते हैं तो हमें हर एक तथ्यों को, हर एक पॉइंटों को, हर एक महत्वपूर्ण सब चीज़ों को डीपली लेते हुए, समझते हुए चलना है। परंतु EMRS में हमें एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ना है। उसमें जैसे कि आदिकाल के अंतर्गत जितने कवियों को इन्होंने शामिल किया है, भक्ति काल के अंतर्गत कवियों को अपने सिलेबस में शामिल किया है, रीतिकाल के अंतर्गत उन काल विशेषताओं की विस्तृत रूप से जानकारी लेते हुए उनको समझ के अकॉर्डिंग और एक कवियों को उठाते हुए पढ़ना है हमें। इसमें EMRS में बिल्कुल एक टॉपिक दिया हुआ है, एक सिलेबस के अंदर एक कवियों को इंक्लूड किया के इन पॉइंटों से प्रश्न पूछे जाएंगे। हमें उन्हीं पॉइंटों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन DSSB में हमें बहुत गहन अध्ययन के साथ आगे बढ़ना है। तो दोनों का सिलेबस सेम है, टॉपिक के अकॉर्डिंग हम दोनों की एक साथ तैयारी करते हुए चलेंगे। और अंत में मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाहती, पर सिर्फ एक बात आपको कहना चाहती हूँ, अपनी तैयारी पर भरोसा रखो और जिस भी संस्थान से आप जुड़े हो, जिस भी टीचर से आप जुड़े हो, उन पर विश्वास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। और मैं भी इस प्लेटफॉर्म के साथ जितनी मुझसे मदद हो पाएगी, आपकी जितनी हेल्प हो पाएगी, मैं करती रहूँगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी तैयारी को आगे ले जाते हुए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम पिछली 2 वीडियो में कर चुके हैं,
हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा। 2 वीडियो में हम इस टॉपिक को कर चुके हैं। जैसे कि हमारा भाषा विज्ञान चला हुआ था और हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा का टॉपिक चला हुआ था, तो अब हम हिंदी साहित्य इतिहास पर अधिक बल देते हुए, क्योंकि EMRS में ये अधिक पूछा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और DTET+B की तैयारी भी साथ साथ लेके करते हुए चलेंगे और EMRS के PGT हिंदी के लिए भी सभी टॉपिकों को साथ साथ करते हुए चलेंगे और तथ्यों को याद करते हुए बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि कंटेंट आपको कहीं से भी कितना भी ले लो अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। बहुत सारी बुक्स है आपके पास, बहुत सारे और नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन जब तक आप तथ्यों को या किसी भी टॉपिक को बार बार रिवाइज नहीं करोगे, अपने माइंड में सेट नहीं कर पाओगे, तो फिर फ़ायदा ही नहीं होता कि कुछ भी। तो बात करते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की। तो हमने पिछली 2 वीडियो में, जैसे कि हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत किस इतिहासकार ने की और किस हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रथम माना गया, इन सब के बारे में जैसे हमने चर्चा की थी। जैसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, उन सभी को आपको याद आ जाएगा। और पीछे की चीज़ों को फिर एक बार फिर कह रही हूँ, पीछे की चीज़ों को साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना है, वो भूलना नहीं है। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की थी सबसे पहले हमने बात की थी गारसा दा तासी की, जो कि पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की शुरुआत की थी। उन्होंने ही हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सूत्रपात किया था। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत किस साहित्यकार द्वारा की गई थी? गारसा दा तासी। उसका जो इतिहास ग्रंथ था हिस्टोयर द लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तान, जो कि एक फ्रेंच भाषा का ग्रंथ था, जो जिसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ नहीं माना गया, क्योंकि फ्रेंच भाषा का होने के कारण। जैसे कि उसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ, एक 1839 ईस्वी में और दूसरा 1847 ईस्वी में, और उसमें 738 कवियों को शामिल किया, जिसमें कि 72 कवि हिंदी के थे। पद्धति की बात करें तो उसकी वर्णानुक्रम पद्धति रही थी और अनुवाद किया था लक्ष्मी नारायण वाणसे ने। इस तरह उसको हिंदी साहित्य इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ है वो नहीं माना गया फ्रेंच भाषा का होने के कारण। परंतु एक विद्वान हुए हैं नलिन विलोचन शर्मा, जिन्होंने गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना। उसके बाद आ गया हमारा दूसरा साहित्यकार शिव सिंह सरोज, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नाम से एक रचना लिखी, हिंदी साहित्य का इतिहास। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखा। ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया, हिंदी भाषा का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज। उसका जैसे प्रकाशन की बात करें 1883 ईस्वी में उसका प्रकाशन हुआ। कुल कवियों की बात करें उसके अंतर्गत 1000 कवियों को शामिल किया गया और पद्धति रही गारसा दा तासी की तरह वर्णानुक्रम। अगले साहित्यकार की बात करें हम तो आएगा हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में एक ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नॉर्थन हिंदुस्तान भी है, बोल सकते हैं, जैसे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर नॉर्थन ऑफ हिंदुस्तान, ये भी नाम आ सकता है, या ऐसे भी कहीं कहीं ये नाम भी लिखा हुआ होता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। दोनों नाम इसी जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ के ही हैं। भाषा रही इनकी अंग्रेजी
और अगर इसके प्रकाशन की बात करें तो 1888 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। 11 खंडों में बांटा गया इसको। और किशोरी लाल गुप्त, गारसादासी के नलिन विलोचन शर्मा ने माना था, लेकिन इनके ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना, क्योंकि ये हिंदी साहित्य का काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल क्रमानुक्रम पद्धति को अपनाया। उसके बाद अगले साहित्यकार की बात करें तो हमारा अगला साहित्यकार होगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा। मिश्र बंधु 3 भाई थे, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उन्होंने उनके 4 भागों में प्रकाशित किया था। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और जो चौथा भाग था 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लगभग उन्होंने 5000 कवियों को अपने ग्रंथ में शामिल किया, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इन्हीं के ग्रंथ को आधार बनाते हुए अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को ग्रंथ को लिखा, जिसमें से कि मिश्र बंधुओं के हिंदी साहित्य के इतिहास में से कवियों का जीवन परिचय उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल किया। उसके बाद अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो यही पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथों में से हिंदी के कवियों का जीवन परिचय लिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास ही रखा गया है। और उनकी जो सन है 1929 ईस्वी, और उन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। सामाजिक विधेयवादी पद्धति का मतलब सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर लिखी जाने वाली रचनाएं। उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमने बात की थी अगले साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से एक ग्रंथ लिखा, जिसे एक अधूरा ग्रंथ माना गया है। अधूरा ग्रंथ क्यों माना गया है? क्योंकि उन्होंने 623 ईस्वी से लेकर के 1623 लगभग 1000 कालखंड का ही अपने साहित्य के इतिहास के अंतर्गत वर्णन किया है। इसीलिए आचार्य रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास को अधूरा माना गया है। अगर उसके प्रकाशन की बात करें तो 1988 ईस्वी में इस ग्रंथ को प्रकाशित कराया गया। उसके बाद अगर हम बात करें अगले साहित्यकार की, तो हमारा आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। हिंदी साहित्य की भूमिका, और जो कि 1940 ईस्वी में लिखा। हिंदी साहित्य का आदिकाल उन्होंने 1952 ईस्वी में लिखा, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास उन्होंने 1952 ईस्वी में लिखा। इन तीनों के सन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, क्रमानुसार लगाने को भी बोल दिया जाता है। तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी के। इस तरह हमने जितने साहित्यकार को अभी तक पढ़ा था, पीछे की रिवीजन करते हुए हम थोड़ा बढ़ते हैं और आगे। अगला पॉइंट होगा हमारा नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा 16 जुलाई 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, नागरी प्रचारणी सभा की, जिसमें कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा एक हिंदी साहित्य का व्यर्थ इतिहास लिखा गया। इसे हिंदी साहित्य का व्यर्थ इतिहास
क्यों कहा गया वैसे? क्योंकि ये लगभग 100 कवियों से अधिक कवियों द्वारा लिखा गया एक हिंदी साहित्य का इतिहास है। एक संपादित ग्रंथ है जिसमें लगभग 100 कवियों से अधिक कवियों को द्वारा लिखा गया ग्रंथ माना गया ये। और अगर इसके जो खंड की बात करें हम, कितने खंडों में बांटा गया इसमें? 16 खंडों में। पहले प्रारंभ में 16 खंड थे, लेकिन बाद में 2 खंड और जोड़ दिए जाने के कारण वर्तमान में अब 18 खंड है। ये पूछ लिया जाता है कि नागरिक प्रचारणी सभा के वर्तमान में कितने खंड हैं। वर्तमान में पूछे 18 खंड है, अगर प्रारंभ में पूछे तो 16 खंड है। इसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अगर हम इसके आधार ग्रंथ की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को बनाया। इनका जो आधार ग्रंथ है, किसको बनाया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से इन्होंने तथ्यों को लिया। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के वैध इतिहास में 100 कवियों द्वारा अलग अलग कवियों ने अलग अलग तथ्यों को, अपने अकॉर्डिंग तथ्यों को हिंदी साहित्य के इतिहास से ही उठाया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की बात करें तो इन्होंने किसको आधार बनाया था? मिश्र बंधु विनोद के ग्रंथ को। इस तरह हमें चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए, जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हम कभी उस तथ्य को कभी भूल ना पाए। तो शैली में एक रूपता नहीं है। शैली में तो एक रूपता तभी होगी तब एक कवि द्वारा लिखा गया, क्योंकि लगभग 100 कवियों द्वारा लिखा जाने वाला ग्रंथ में तो शैली में एक रूपता होना स्वाभाविक भी नहीं है। अच्छा, अगला साहित्यकार आएगा हमारा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस साहित्यकार द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जिसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। इन्होंने आदिकाल साहित्य को 3 भागों में बांटा। देख लेते हैं कौन कौन से। धर्माश्रित, जिसमें कि सिद्ध, नाथ और जैन। राज्याश्रित, जिसमें कि रासो साहित्य। एक लोकाश्रित, जिसमें लोक मनोरंजन की रचनाएं, पदावली, खुसरो की पहेलियाँ। आदिकाल साहित्य को 3 भागों में बांटा। धर्माश्रित, राज्याश्रित, लोकाश्रित। धर्माश्रित में सिद्ध, नाथ और जैन का साहित्य शामिल किया जाएगा, और राज्याश्रित में रासो साहित्य को शामिल किया गया है, और लोकाश्रित में लोक मनोरंजन की रचनाएं और जो कि विद्यापति की जो पदावली है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, इनको शामिल किया गया है। इस प्रकार हमने अपना हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा के टॉपिक को अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, अभी 2 वीडियो में और आगे चलेगा, और रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़े हैं। हमने तथ्यों को समझते हुए याद किया है। बार बार इनकी रिवाइज करनी है आपको लोगों को, और वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन देना, आपके साथ की ज़रूरत है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।